सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे, तुरंत प्रभाव से क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर टाइम है आपका, टाइम पे ही पधारें आप। 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे ही, ठीक है। ऑनलाइन वाले तुम भी 2:30 बजे ही आया करो अपने मोबाइल के ऊपर। करें स्टार्ट। तो कल की क्लास में अपन ने क्या क्या किया था? बेसिक टर्म्स किए थे, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है ना। कहते ना, छोटे जब जन्मता है बच्चा तो धीरे धीरे सिखाया जाता है, दादा, भाई, चाचा, मामा, ये वर्ड सिखाए जाते हैं ना। वैसे ही छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बच्चा आगे बोलना सीखता है अच्छे से, प्रॉपर। उसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स की जो टर्म्स थी वो मैंने कल, यानी पद थे, वो मैंने तुम्हें बताया था। ये पद आगे जाके हर जगह काम में आएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। मैं बार बार तुम्हें नाम में लूंगा, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। तो आप ऊपर की तरफ ऐसे ना देखकर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें, इसलिए मैंने वो टर्म्स लिखवाई हैं। तो एक बार उनको देखना है, ऐसे नहीं कि वो सिलेबस में नहीं है तो उन्हें देखे ही नहीं। समझ गए मेरी बात? तो अब पहली हेडिंग और ऊपर लगाओ इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली हेडिंग है और इसके ऊपर लगा दो पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना सारे के सारे, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन, ध्यान दीजिए भैया, ये टॉपिक है आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड प्रकीर्णन हेडिंग डालने सारे बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। इसकी हेडिंग डालो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे सबसे पहले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं कि आगे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट। ये आएगा इस बार, जहां तक हमारा प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग आने की पॉसिबिलिटी इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है। 100% तो नहीं बोल रहा, पर 90% प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक की है। सर ये टॉपिक है क्या? जब बात चल रही थी एटॉमिक मॉडल की, यानी परमाणु के मॉडल की, समझ रहे हो, एटम के मॉडल की बात चल रही थी, तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा एक छोटा सा प्लम पुडिंग मॉडल, जिसका नाम, जिसे थॉमसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? थॉमसन मॉडल। थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल था, उसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके अंदर, पूर्ण तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज किशमिश और काजू की तरह क्या रहता है? चिपका हुआ रहता है। क्या रहता है? किशमिश और काजू की तरह चिपका रहता है। यह था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन मॉडल के बाद जो आया वो आया रदरफोर्ड। इसमें दो साइंटिस्ट और थे, जो मार्सडेन और गीगर। उन पे भी बात करेंगे अपन, क्योंकि रदरफोर्ड ने पहले क्या इस गोल्ड फॉइल नहीं ली थी। फिर इनके दो सह साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड फॉइल लेके इसका एक्सपेरिमेंट किया था, जो आप पढ़ते हो। तो जैसे ही रदरफोर्ड आया ना, तो एटम का जो मॉडल था ना, वो हद तक हमारे क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये चीजें, और काफी कुछ क्लियर भी हो गया कि जो मॉडल है एटम का वो किस टाइप का है। कुछ हद तक मतलब सही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पर होता है ना किसी हर चीज की सीमाएं होती हैं, तो रदरफोर्ड कुछ हद तक सही है। इसके बाद क्या हुआ
कि आपके एक साइंटिस्ट और आए जिन्हें बोर साइंटिस्ट, बोर का एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पहले अपन रदरफोर्ड पे बात करेंगे। प्लम पुडिंग पे इसलिए बात करी क्योंकि इसके बाद कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका थोड़ा सा अच्छा हमें क्या दिया? ब्रीफ दी कि ये इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको भी मैं बताऊंगा क्या कमी रह गई थी, ठीक है। और कमी को दूर किसने किया था? रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट में जो कुछ लिमिटेशन थी उनको किसने रिजोल्व किया? वो रिजोल्व किया आपका किसने? बोहर्स मॉडल ने। तो पता होना चाहिए क्या क्या है। बात क्यों पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड? रदरफोर्ड क्या एक एटॉमिक मॉडल है जो एटम के बारे में स्टडी बताता है आपको कुछ हद तक। इससे पहले कौन हुआ? प्लम पुडिंग मॉडल हुआ। इसके बाद कौन हुआ? आपका बोहर्स मॉडल हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने एक बहुत थिन यानी बहुत पतली, क्या समझ रहे हो? बहुत पतली एक सोने की पन्नी ली जिसे हम गोल्ड फॉइल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, गोल्ड फॉइल लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड की फॉइल ली जिसकी जो थिन थी, मोटाई थी, वो 2 गुणा 10 की पावर -8 मीटर थी। कितनी थी? -8 मीटर, यानी बहुत पतली। ये मिलीमीटर में भी लिखना चाहे तो इसको 3 की पावर हटा दो, ठीक है। तो ये उसने किस में ली? थिन, एक पतली थिन गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स से बॉम्बार्ड करवाई। बॉम्बार्ड का मतलब समझ रहे हो? लगातार उस पे अल्फा पार्टिकल क्या किए? डाले। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल डाले तो देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जा रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे। समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक पूरा खेत है, ठीक है, और इस पूरे खेत के अंदर एक ये बड़ा सारा क्या पेड़ है। तो इसमें बहुत सारे लोग भगे भगे जा रहे हैं। तो जैसे इसके आसपास से गुजरेंगे ना, वो तो क्या सीधे निकल जाएंगे, और इसके बहुत पास में से निकलेंगे वो थोड़े से अचानक से क्या आएंगे? हटेंगे दूर। भाई मान लो मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं थोड़ा सा हटूंगा, मुझे पता है इससे लग जाएगी मुझे, ठीक। तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल जो इसके पास में से गुजरेंगे वो तो दूर हटेंगे, बाकी पार्टिकल्स क्या हुए? अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। उनमें से लाखों अल्फा पार्टिकल में से, किसमें से? लाखों पार्टिकल, मिलियंस पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स में से केवल एक अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है उसी दिशा में, लौट के, उससे टकरा के वापस लौट जाता है। एक तो ये मेजर उसने देखा। उसने देखा कि इन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में से जो 0.14%, 0.14% यानी आपके 0.14%, यदि मैं इसकी बात करूं तो 10,000 में से कितना पार्टिकल्स? केवल 14 पार्टिकल आपके कहीं 1 डिग्री कोण से ज्यादा डेविएट होते हैं। 1 डिग्री कोण से अधिक कोण पर क्या हो जाते हैं? वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित होने का मतलब, जैसे मैं सीधा जा रहा था, यहां से मैं क्या कर दूंगा? मेरे पथ से विचलित, इधर डेविएट हो जाऊंगा, तो वो प्रकीर्णित हो गए 1 डिग्री कोण से ज्यादा। फिर देखा गया कि जो आपके 0.125% अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब बोला जाए तो 8,000 में से एक कण 90 डिग्री कोण से भी अधिक पर क्या हो गया? प्रकीर्णित हो गया। और लाखों में से कोई एक कण क्या आ रहा था? उससे वापिस आ रहा था। तो रदरफोर्ड ने कुछ क्या दिए? अपने निष्कर्ष दिए, रिजल्ट्स दिए। उसने ये कहा कि जो ये दोनों पार्टिकल हैं, अल्फा और न्यूक्लियस जो आपने लिया, नाभिक, ये दोनों ही पॉइंट मास, पॉइंट है, बिंदु मात्र आवेश है। क्लियर? उसने कहा कि लाखों कणों में से एक कण वापिस आ रहा है, सॉरी, इसका मतलब जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो क्या होता है? एक स्मॉल रीजन के अंदर क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेट रहता है, वहीं रहता है। या उससे बोल सकते हो कि जो नाभिक का जो मोस्ट ऑफ चार्ज है वो कहां रहता है? एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर रहता है,
जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकरा के आ रहा है। उसने बताया कि जो ये नाभिक है इसका अल्फा कण से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तभी अल्फा कण इस पे टकराता है तो इसकी स्थिति पे कोई चेंज नहीं आता, नहीं तो अल्फा कण टकराए तो ये नाभिक खुद ही अपनी स्थिति चेंज कर लेगा। तो अल्फा कण टकराने से इस नाभिक की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उसने कुछ कंसेप्ट्स दिए। तो आपको कुछ बातें समझ में आई? रदरफोर्ड ने किस लिए एक्सपेरिमेंट किया था? एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए। कैसे उसने किया? उसने अल्फा पार्टिकल कहां डाले? एक गोल्ड फॉइल पे डाले, उसमें से जो कुछ कण थे वो 1 डिग्री से ज्यादा कोण पे विचलित हुए, कुछ कण थे जो 90 डिग्री से अधिक पे हुए, लाखों में से एक कण जो वापिस आ रहा था। ये सारी रिजल्ट्स मैं तुम्हें राइट डाउन करवाऊंगा पर्टिकुलर, पर ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। अब उसने ये बता दिया कि नाभिक के अंदर जो होल कंसंट्रेट चार्ज होता है वो यहां एक स्मॉल वॉल्यूम में होता है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव। अब अल्फा कण भी क्या होते हैं? हीलियम के धनावेशित कण होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। नाभिक पर भी होता है पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपल करेगा। कहा इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, उनकी वजह से अट्रैक्शन, उस फोर्स को नेग्लेक्ट माना जाता है कंपैरिजन टू इसके अट्रैक्शन रिपल्सन वाले फोर्स के। दूसरी बात उसने एक क्या कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल, एक आवेशित कण है, और हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा है यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है लगातार, तो यदि आवेशित कण गति करता करता क्या करेगा? ऊर्जा को लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। ऊर्जा का लॉस करके वो कहां आ जाना चाहिए? इस न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए, नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो गिर जाएगा अंदर। यही उसमें कमी रह गई थी बस, और इसी कमी को क्या कहा? बोहर्स ने इसको सोल्व किया, और बोहर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, फिक्स है, उससे अलग रिवॉल्व नहीं कर सकता। कुछ एक स्पेसिफिक टाइप क्या है? सेल्स हैं, उन्हीं में क्या करेगा? ये ऑर्बिट मोशन में करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्लियर है? उनमें क्या होगा? उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन लगातार उन कक्षाओं में क्या करता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। ये बोर्स मॉडल तब बताएंगे यूनिट नंबर 4 किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। क्लियर है? अपना मुद्दा है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? डालिए सुंदर सुंदर हेडिंग और लिखिए रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। ऑनलाइन वाले वीडियो क्लियर आ रहा है? आपकी यूट्यूब की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए बेटा, ठीक है? लिखना प्रारंभ। जो मैंने शब्द बोले हैं उन शब्दों के अलावा कोई शब्द का प्रयोग मैं दूसरा नहीं करूंगा। मेरे पास वही थ्योरी है, तो लिखो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में, इंग्लिश मीडियम वाले वेट कर लेना भैया, सबको लिखवाया जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में एक रेडियो एक्टिव स्रोत लिया जाता है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत लिया जाता है जिसकी सहायता से अल्फा कण पुंज प्राप्त किया जाता है, जिसकी सहायता से अल्फा कण पुंज प्राप्त किया जाता है। अल्फा कण पुंज प्राप्त किया जाता है। अल्फा कण पुंज प्राप्त किया जाता है।
इस अल्फा कण पुंज को, इस अल्फा कण पुंज को, इस अल्फा कण पुंज को एक पतली, इस अल्फा कण पुंज को एक पतली पतली स्लिट S1, सॉरी पतली सोने, ब्रैकेट में लिखना स्वर्ण की पन्नी पर आपतित किया जाता है, पतली पन्नी पर आपतित किया जाता है, और देखा गया कि 0.14%, 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री कोण से अधिक कोण पर, 1 डिग्री कोण से अधिक कोण पर परिकिरणित होते हैं, परिकिरणित होते हैं, तथा 0.125%, तथा 0.125% अल्फा कण 90 डिग्री कोण से अधिक, 90 डिग्री कोण से अधिक परिकिरणित होते हैं। परिकिरणन के पश्चात, परिकिरणन के पश्चात इन अल्फा कणों को, परिकिरणन के पश्चात इन अल्फा कणों को संग्राहक प्लेट पर, संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है, संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है। संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है। संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है। ये डी थोड़ा अच्छा बनाना रे भाई, ठीक है, अपने हिसाब से बनाना, यहां बोर्ड पे थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर आप बनाओ तब थोड़ा स्केल से अच्छा बनाना ना। संग्राहक प्लेट पर आपतित कर लिया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आगे की चीज लिखेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे, लिखो इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, we use a radioactive source, we use a radioactive source, we use a radioactive source, we use a radioactive source which is providing alpha particle beam,
comma, which is providing alpha particle beam, which is providing alpha particle beam with the help of a slit S1, with the help of slit S1, alpha beam incident, alpha beam incident, alpha beam incident on a gold foil, on a gold foil, gold foil, लिख लिया, on gold foil and another, नहीं सॉरी, and after, लिखे, and after this event Rutherford observed, Rutherford observed Rutherford observed 0.14%, 0.14% alpha particle deviate, alpha particle deviate more than 1 degree angle, 1 degree angle, and only 0.125%, and only 0.125% alpha particle deviate more than 90 degree angle, more than 90 degree angle, and after deviation of alpha particle, and after deviation of alpha particle collect by collector plate, collect by collector plate. आओ, हुआ क्या, ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए अल्फा पार्टिकल्स, तो मैं क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव स्रोत, रेडियो एक्टिव स्रोत, ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसके अंदर रखा हुआ, क्या है, रेडियो एक्टिव स्रोत, ये बाहर अच्छी कोटेड होती है ताकि इसका रेडिएशन और कहीं ना जाए, समझ गए ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं ना, इसलिए इनको बाहर से कोटेड रखा जाता है। अब क्या होता है, इससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, ये रेडियो एक्टिव स्रोत है, क्या है, रेडियो एक्टिव स्रोत, रेडियो एक्टिव स्रोत, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, बाहर आएगा, रेडियो एक्टिव सोर्स। अब इससे जैसे ही बाहर निकलता है अल्फा पार्टिकल, ये इधर उधर ना जाए, इधर उधर जाए, इसके लिए एक स्लिट लगा दी जाती है यहां पे, जो इसको क्या करती है, एक सीधा करने का काम करती है, फाइन करने का काम। क्या काम करती है, इसको सीधा रखने का काम करती है ताकि इधर उधर ना जाए। स्लिट S1 क्या आएगा, स्लिट S1, मैंने इसको माना, इससे जैसे ही अल्फा पार्टिकल आगे निकलेगा वो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, सीधे इस पे जाके गिरेगा। ये क्या है, अल्फा कण पुंज, अल्फा पार्टिकल पुंज, ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल बीम है, जैसे इस पे गिरा बहुत सारे तो क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे,
ऐसे। क्लियर? कुछ अल्फा पार्टिकल इधर भी आएंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण से ज्यादा कोण डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लाखों में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, जो इसमें रिटर्न बैक भी आएगा, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में भी आएगा। इस प्लेट को क्या बोलते हैं, ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल आए हैं ये वापस क्या हो जाए, एक जगह कलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये क्या होता है, संग्राहक कलेक्टर प्लेट, संग्राहक प्लेट, ठीक है, कलेक्टर प्लेट। इसकी 2.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, या इसको एग्जैक्ट आप लिखो तो आप ओनली 10⁻⁻8 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत सी जगह, ठीक है। इस फैक्टर को नेगलेक्ट कर सकते। क्लियर है? ये क्या है, कलेक्टर है। तो फटाफट क्या करें सारे बच्चे, इस डायग्राम को बना लें ताकि अपन आगे चलें। फटाफट तुरंत प्रभाव से बनाना भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुने, इसको बोलते हैं स्लिट, SLIT स्लिट। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। लिखे सारे बच्चे, धीरे धीरे लिखवा रहा हूं। रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। अल्फा पार्टिकल बीम, अल्फा पार्टिकल बीम, अल्फा पार्टिकल बीम, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल। गोल्ड क्या बोलते हैं, फॉयल। इसको बोलते हैं स्लिट। आराम से उतार लेना भाई, ढंग से पूरा प्रॉपर। जब उतार लो ना, तब नेक्स्ट हेडिंग डालना निष्कर्ष, रिजल्ट्स। क्या डालोगे हेडिंग, निष्कर्ष। हेडिंग डालो निष्कर्ष। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। क्या क्या रिजल्ट है, पहला रिजल्ट सुनिए, लिखें। नाभिक तथा अल्फा कण बिंदु मात्र आवेशित कण होते हैं। अल्फा कण को यहां से दर्शा भी दे रहा, किससे लिखते हैं, 2He4 से। अल्फा कण
बिंदु मात्र आवेशित कण होते हैं। लिख लिया ना? पहला निष्कर्ष क्या है? नाभिक तथा अल्फा कण बिंदु मात्र आवेशित कण होते हैं। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, फर्स्ट रिजल्ट, न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स कर लेना, आर पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल, पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल। दूसरा रिजल्ट लिखे बेटा इसके अंदर, मैं कह रहा हूं जिस ढंग से करवा रहा हूं उसी ढंग से करके आना है इन्हें, अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग ना करें, करें तो अच्छी जगह करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश अत्यंत अल्प आयतन में, अत्यंत अल्प आयतन में केंद्रित होता है, अत्यंत अल्प आयतन में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। थर्ड इंग्लिश मीडियम लिखो, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज concentrate in very small volume, in very small volume which is nucleus। हिंदी मीडियम वाले लाइन लिखना लागे, आगे वाली, केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। लिख लिया क्या आपने? जिसे नाभिक कहते हैं, which is न्यूक्लियस। थर्ड रिजल्ट, ये दोनों चीज समझ में आई ना? तुम्हें क्या कहा था? बहुत कम जगह पे क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर कंप्लीट मास और कंप्लीट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? कंसंट्रेट रहता है, केंद्रित रहता है, और जिसे ही क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस यानी नाभिक नाम दिया। क्लियर है? थर्ड लिखे, नाभिक की तुलना में, नाभिक की तुलना में अल्फा कण बहुत हल्के होते हैं, नाभिक की तुलना में अल्फा कण बहुत हल्के होते हैं। इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, नीचे वाली कॉमा, अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी लाइट, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल आर वेरी लाइट, हल्के होते। लास्ट एंड फाइनल क्या लिखोगे? निष्कर्ष लिखो, लाखों अल्फा कणों में से, लाखों अल्फा कणों में से कोई एक कण, लाखों कणों में से कोई एक अल्फा कण अपने पथ को वापिस दोहराता है, वापिस दोहराता, ब्रैकेट में लिखने लौट आता है, अपने पथ को दोहराता है मत लिखना, पहले ब्रैकेट में लिखना लौटता है, ब्रैकेट बंद, है लगा दो, फिर एक कण आएगा जो वापिस आ जाएगा। इंग्लिश में लिखो, लिखो, वन अल्फा पार्टिकल्स इज कम बैक, वन अल्फा पार्टिकल इज कम बैक
on its path from millions of particles. One alpha particles is come back on its path from million particles. लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट लिखो एरो डाल के। यहां पश्चेगामी अल्फा कण, यहां पश्चेगामी अल्फा कण इस बात को स्पष्ट करता है कि, इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके मार्ग में उच्च धनावेश, उसके मार्ग में उच्च धनावेश आया है, उसके मार्ग में उच्च धनावेश आया है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि, इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र पर उच्च धनावेश उपस्थित होता है, उच्च धनावेश उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का मुख्य द्रव्यमान, परमाणु का मुख्य द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु का मुख्य द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र लिखे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिखो। हियर बैकवर्ड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, पीछे जस्ट आने वाला, बैकवर्ड स्कैटरिंग बोलते हैं ना पीछे आने वाले को। हियर बैकवर्ड स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल represents that a high positive charge, that a high positive charge exists in the path of, positive charge exists in the path of alpha particle beam, alpha particle beam। On the basis of this result, on the basis of this result, Rutherford says that, on the basis of this result, Rutherford says that a high positive charge is present at the center of atom, present at the center of atom। नीचे वाली कॉमा कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर नीचे लिखो मेजर मास ऑफ एटम इज, मेजर मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट्स इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट्स इन द न्यूक्लियस। अब आओ
लास्ट में देखो एक चीज देखते हैं अपन, क्लियर है। अब अपन देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है पहले ये बताओ, ध्यान से सुनना एक बार। मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, ये एरो के अंदर ही लिखनी है ना, उससे निष्कर्ष में ही देखो। यहां हियर, यहां अल्फा कण आवेश 2e, अल्फा कण पर आवेश 2e व नाभिक पर, नाभिक का आवेश ऐसे लिखो, अल्फा कण का आवेश 2e तथा नाभिक का आवेश ZE है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नाभिक पर आवेश कितना है, Z इंटू ई लिखते हैं। अब हीलियम का Z कितना होता है 2, तो 2 इंटू ई, तो चार्ज कितना हो गया 2e। तो हीलियम यानी अल्फा कण, हीलियम का धनावेशित कण ही तो होता है अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश कितना है 2e व नाभिक का आवेश कितना है Ze। क्लियर है? तो जब अल्फा कण नाभिक, जब अल्फा कण व नाभिक के मध्य की दूरी r हो, तब लगने वाला प्रतिकर्षण बल F होगा। इसके मध्य बल होगा ना, तो अपन इसके बाद क्या लिखे, जब अल्फा कण व नाभिक के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब प्रतिकर्षण बल F निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई? कि जब इन दोनों के बीच की दूरी r है, तब लगने वाला प्रतिकर्षण बल, नाभिक के मध्य की दूरी r है, तब यहां लिख लो, लगने वाला प्रतिकर्षण बल F निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। अब आओ, किया जाता है, इधर देखना एक बार। फोर्स होता क्या है ये आप जानते हो, रिपल्सन फोर्स ही क्यों काम में ले रहे हैं बेटा यहां पे, क्योंकि क्या है यहां पे दोनों पे ही क्या है पॉजिटिव चार्ज, हीलियम पर भी पॉजिटिव चार्ज और सॉरी अल्फा कण पर भी और नाभिक पर भी। तो फोर्स होता क्या है, पर एक चीज और बता देना यहां ब्रैकेट में कि Z क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? तो आप आओ, फोर्स क्या होता है वैसे, फोर्स होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन मध्य की दूरी r का स्क्वायर, यही होता है। अब तुम्हें पता है F बराबर एक पे चार्ज कितना बेटा 2e, एक पे कितना है Ze अपॉन r स्क्वायर, तो F बराबर 2k Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो रिपल्सिव फोर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से। तो ये आप डिब्बे में बंद करके लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस पॉइंट को लिखना, लिखो हियर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, हियर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e, is 2e and charge of nucleus, and charge of nucleus is Ze, Ze।
फिर लिखो फुल स्टॉप, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज स्मॉल आर, इज स्मॉल आर, then the repulsive force is capital F, then the repulsive force is capital F. बेटा जी इसमें आगे की हेडिंग डालिएगा, लिखो संघात अचल बी वह प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, संघात प्राचल बी व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य संबंध, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। बेटा ये बी क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा तुम्हें, क्या करूंगा, सारी चीज मैं बताऊंगा तुम्हें। पर एक बात ध्यान रखें, ये टॉपिक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संघात प्राचल व किसमें स्कैटरिंग एंगल के मध्य संबंध बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां से। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ रहा है, कुछ दिनों तक हमारी जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कुछ बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं, उनके और हमारे बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। बाकी अपनी जैसे क्वांटम में स्पीड चल रही थी वैसे ही चलेगी यहाँ पे भी, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा, एक भी थ्योरी का टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, गारंटी इस बात। 15 फरवरी को बीएससी थर्ड ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा और 16 या 17 तारीख से 2-3 दिन का बीच में छुट्टी देके अपन रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कल मिलते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखिए सारे बच्चे, कल एक काम करते हैं, मैथ्स की क्लासेस तो अभी इस समय कोई की चल नहीं रही है, सिर्फ अपनी ही क्लासेस चल रही हैं, तो कल से आपका जो बीएससी थर्ड ईयर का टाइम है ना वो अपन कर देते हैं 1:15 से 2:15 तक, ताकि आप जल्दी फ्री हो जाओ। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ मतलब 1:20 तक स्टार्ट कर दें, 1:25 तक स्टार्ट कर दें, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना, आप आ जाओ तो ये टाइम थोड़ा सही रहेगा, अपन जल्दी फ्री हो जाएं, ठीक है। तो कल से अपना जो समय है वो 1:15 से 2:15, ठीक है। ठीक है डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं इसी समय 1:15 पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।